गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरोर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ आशीष बहेती और राजेश सतपुते। पिछले शो से हमारा साथ दे रहे हैं 5paisa.com के रुचित जैन और इनक्रेड इक्विटीज़ के गौरव बिस्सा भी आज अपनी टॉप कॉल्स के साथ जुड़ेंगे। इसके अलावा दिवाली के खास मौके पर एनविजन कैपिटल के एमडी एंड सीईओ नीलेश शाह जुड़ेंगे, जिनसे हम समझेंगे कि अगले संवत से उनकी क्या उम्मीदें हैं और किन कमाई वाले सेक्टर्स पर इस समय फोकस करना चाहिए। लेकिन एक नज़र उससे पहले मार्केट पर, और निफ्टी जो है अब वो डे लो की ट्रेजेक्ट्री में 19,338 पर, और मिड कैप में रिवर्सल आया एकदम से। मिड कैप इंडेक्स अब घूमा। सुबह शुरुआत ठीक ठाक थी मिड कैप इंडेक्स की, लेकिन अब मिड कैप इंडेक्स घूमा और आधा % नीचे, 224 पॉइंट नीचे। यहाँ पर बैंक निफ्टी भी 115 पॉइंट नीचे। तो काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय आपको सेलिंग प्रेशर दिखाई देगा। मुथूट फाइनेंस ऑब्वियसली सुबह से टॉप लूजर है, 7.5% नीचे। यूनाइटेड स्पिरिट्स आज 6% नीचे। उसके अलावा पिरामल एंटरप्राइजेस, आईओसी, रैमको सीमेंट्स, पेट्रोनेट एलएनजी, मन्नापुरम फाइनेंस, लूपिन, ग्लेनमार्क, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय काफ़ी बड़े रिवर्सल आपको दिखाई देंगे ट्रेड में। अपसाइड पर जीएनएफसी, पीएफसी और एमसीएक्स। वीरू जी, ये कुछ स्टॉक्स की समरी थी, इंडेक्सेस की बातचीत थी अब जो आपने सुनी। अब एक काम करते हैं, आज की जो टॉप कॉल्स हैं उनकी तरफ आते हैं। हमारे साथ 4 विशेषज्ञ हैं, आशीष बहेती, राजेश सतपुते, रुचित जैन और गौरव बिस्सा। रुचित जी, गौरव जी, आप सभी को धनतेरस की शुभकामनाएं, दीपावली की शुभकामनाएं। बताइए रुचित, आपके 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे? जी, वेरी गुड मॉर्निंग वीरू। सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम को और सभी पैनलिस्ट को, सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की काफी सारी शुभकामनाएं। मेरी आज की पिक रहेगी एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह। तो जहां पे हम देख रहे हैं कि स्टॉक ने रिसेंटली करेक्शन के बाद में एक अच्छा सपोर्ट बेस 600-620 की रेंज में बनाया है, और आज एक छोटे से कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है, और जहाँ पे थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप भी हम फ्यूचर सेगमेंट में देख रहे हैं। तो एचडीएफसी लाइफ हमें लग रहा है कि पुलबैक मूव यहाँ से दे सकते हैं। तो 616 की स्टॉप लॉस से एचडीएफसी लाइफ में खरीदारी की सलाह रहेगी। 642 642 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, चलिए एचडीएफसी लाइफ यहाँ पर एक अच्छा ट्रैक्शन। इस समय गौरव बिस्सा भी जुड़े हैं हमारे साथ। गौरव, गुड मॉर्निंग, हैप्पी धनतेरस। बताइए आपके पिक्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी, आपको, आपकी टीम को, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं। देखिए, मेरा एक बाय और सेल दोनों रहेगा। पहला रिकमेंडेशन अगर बाय की अगर बात की जाए तो वो रहेगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। अगर आप ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी आउट परफॉर्मेंस हमको निफ्टी रियलिटी स्पेस में देखने मिला है। मल्टीपल ब्रेकआउट्स देखने मिले हैं, फ्रेश स्विंग हाई बना के अपने मल्टी ईयर हाई पे चल रहा है। उसमें अगर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज देखेंगे तो एक अच्छा ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हमको देखने मिला है और एक रीटेस्ट करके वापस ऊपर गया है। तो यहाँ पे आप 1760 से स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको 1920 तक के लेवल्स आपको देखने मिल सकते हैं। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पहला रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि निफ्टी में थोड़ा करेक्शन में अगर आता है तो ये उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। दूसरा होगा सेल रिकमेंडेशन जो है यूबीएल पे। फ्राइडे को मैं सेल कॉल दे रहा हूँ यूबीएल पे, थोड़ा काउंटर कॉल आपका हो जाएगा। बट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हमको देखने मिला है राइजिंग ट्रेंड लाइन का। एचएमओ को सेटअप आवली चार्ट्स पे अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी सेल सिग्नल जनरेट हो रहा है। तो 1595 के स्टॉप से आप यूपीएल को बेच सकते हैं। 1515 ये आपका टारगेट होगा। ओके, यूनाइटेड ब्रेवरीज सेल। राजेश जी, आपके 2 ट्रेड्स। वीरेंद्र जी, देखिए, पहला ट्रेड होगा पावर ग्रिड पे। बेहतरीन स्ट्रक्चर है, 3 दिन का हाई निकला है, 208 पे चल रहा है। तो 204 का स्टॉप लॉस रखे, 220 प्लस के टारगेट पावर ग्रिड में आने चाहिए। सेकंड कॉल रहेगा पीवीआर। मुझे लगता है पीवीआर का जो स्ट्रक्चर है बेहतरीन स्ट्रक्चर है, डाउन साइड लिमिटेड है। सो 1975 के आसपास है। एक 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 1676 पे ट्रेड हो रहा है, तो 1655 का स्टॉप लॉस रखे और लॉन्ग करे। इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 1720 से लेके 1740। इट्स अ बाय इन पीवीआर एंड इट्स अ बाय इन पावर ग्रिड। ओके, चलिए अब आशीष बहेती को भी जोड़ लेते हैं। आशीष जी, आपकी फ्रेश पिक्स इस समय की। पहली पिक रहेगी टेक महिंद्रा पे बाय कॉल। एक थोड़ा काउंटर कॉल ट्रेड है। स्टॉक काफी प्रेशर में और अपने सारे एम मूविंग एवरेजेस से काफी नीचे है, बट एक सपोर्ट के पास है। और जिस हिसाब से यहाँ पे एक बेस बनाया है 1120 के जोन पे, हमें लग रहा है कि अभी एक थोड़ा सा यहाँ से अपस्विंग दे सकता है। 2 दिन से जरूर गिरावट देखने मिली है, लेकिन आज थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने मिल रही है। तो 1120 का ही स्टॉप लॉस लगाकर इसमें तेजी की तरफ ट्रेड बनाने की सलाह रहेगी फॉर अ टारगेट ऑफ 1150 के लिए। दूसरा जो ट्रेड हमें अच्छा लग रहा है वो एनटीपीसी। इसमें भी एक फ्रेश ब्रेकआउट आज देखने में मिल रहा है। स्टॉक 20 डेमो पे ही सपोर्ट लिया है, जरूर इंट्राडे में एक गिरावट देखने मिली थी, लेकिन 20 डेमो से ही बाउंस बैक दिया है। तो इसमें भी खरीदारी की सलाह रहेगी एनटीपीसी में। 236 का एक स्टॉप लॉस लगाकर इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है फॉर अ फर्स्ट टारगेट ऑफ 242, और सेकंड जो इसके टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं 245 के।
ओके, एनटीपीसी है। अच्छा, एक बार वो लिस्टिंग ले आते हैं, ज़रा स्क्रीन पर एक बार देख लेते हैं। ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक की जो लिस्टिंग हुई वो इस समय अच्छी लिस्टिंग हुई। खैर इशू भी जिस हिसाब से सब्सक्राइब हुआ था, एक्चुअली मार्केट का मूड माहौल थोड़ा और अच्छा होता तो और भी अच्छी लिस्टिंग होनी चाहिए थी, लेकिन 23% के प्रीमियम के साथ 60 रुपये के इशू प्राइस के ऊपर इस समय लिस्टिंग अच्छी, आज की लिस्टिंग। लेकिन दूसरी तरफ होनासा अभी भी 10% नीचे और अब अपने इशू प्राइस से करीब करीब 50 रुपये नीचे आ चुका है। 324 का था इशू प्राइस। हालांकि लोअर लेवल से अब थोड़ी बाइंग आ रही है, लेकिन फिर भी करीब करीब 8% नीचे। यहाँ पर एक क्लासिकल केस जहाँ पर शायद प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स नहीं सारा कमाई कर ली, आईपीओ इन्वेस्टर के लिए शायद कुछ बचा नहीं। देखते हैं आगे जाके आईपीओ इन्वेस्टर्स को पैसा बनता है या नहीं, अभी के लिए तो लेकिन आईपीओ इन्वेस्टर्स लॉस में, 8% नीचे आज ये स्टॉक का। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, उसके बाद जब लौटेंगे तो एक खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, नीलेश शाह, उनसे बातचीत होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। दिवाली के खास मौके पर हमारे साथ जुड़े हैं देश के जाने माने पोर्टफोलियो मैनेजर नीलेश शाह, जो कि एनविजन कैपिटल के फाउंडर, एमडी एंड सीईओ हैं। नीलेश शेयरों को परखने की कला में माहिर माने जाते हैं। स्टॉक पिकिंग स्किल्स के साथ लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी तलाशना भी इन्हें खूब आता है। और इससे पहले नीलेश कोटक म्यूचुअल फंड में भी रह चुके हैं, कोटक सिक्योरिटीज़ में भी रह चुके हैं, तो बाय साइड सेल साइड दोनों का एक्सपीरियंस है नीलेश को। तो उनसे बात करते हैं। नीलेश जी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आपको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं आपको। सारे दर्शकों को भी शुभकामनाएं धनतेरस और दिवाली की, और ये आशा के साथ कि अगला संवत भी बहुत ही बढ़िया उभरेगा सारे दर्शकों और सारे निवेशकों के लिए। और नीलेश जी, चाहे कोटक में रहे, चाहे कोटक सिक्योरिटीज़ में रहे, चाहे एनविजन में रहे, दिखते वैसे ही हैं जो 2003 में दिखते थे। मेरे ख्याल से अभी भी उतने ही फिट। और उस फिटनेस का पहले तो राज बताइए जरा नीलेश जी। नहीं, मार्केट ही फिट रखता है। मार्केट में टिके रहना है तो फिट रहना है, और मार्केट में टिके रहे तो खुद फिट रहेंगे। यही सा सिंपल सा रूल है, सिंपल सा फिलॉसफी है। बिल्कुल। और मैं बता रहा हूँ नीलेश जी के साथ मैं कहीं बाहर सोशल इवेंट पे भी मिलता हूँ तो वो चाय कॉफ़ी वगैरह कुछ नहीं लेते, एकदम बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं। अच्छा नीलेश जी, चलिए मार्केट की बात करते हैं। अब इस समय वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ इस समय मार्केट में हैं, और अगर हैं तो कहाँ हैं? वेल्थ क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहेगी, क्योंकि इंडिया का जो इकॉनमी है अभी भी बहुत मजबूत है, रेजिलिएंट है। कई सेक्टर्स अच्छे कर रहे हैं, बिजनेसेस अच्छे कर रहे हैं, प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसीज पे बहुत ध्यान केंद्रित है हर कंपनी, हर मैनेजमेंट जिससे बात करते हैं, तो कॉन्फिडेंस लेवल्स काफ़ी अच्छा है। तो हमारा ये मानना है कि वेल्थ क्रिएशन एक मैराथन है, ये चलता रहेगा। जो एक थीम, जो एक अपॉर्चुनिटी सबसे जो सॉलिड और जो एक लॉन्ग टर्म के लिए लग रही है, वो है फाइनेंशियलाइजेशन की अपॉर्चुनिटी। हमारा ऐसा मानना है कि जो हमारा देश है, जो कन्वेंशनली एक देश सेवर्स का रहा है, वो देश वो एक कोहोर्ट जो है वो अभी एक इन्वेस्टर्स की ओर बढ़ रहा है, कन्वर्ट हो रहे सेवर्स से इन्वेस्टर्स। पहली बात है। दूसरी बात, जो यंग कंज्यूमर है वो एस्पिरेशनल होता जा रहा है, तो या तो खुद की कमाई से भी खर्चा करना चाहता है, या लोन लेके भी अपने लिए घर, अपने लिए गाड़ी, अपने लिए काफ़ी और सुविधाएं लेने की उम्मीद रखते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज़ है फाइनेंशियलाइजेशन की, ये एक बहुत मजबूत अपॉर्चुनिटी, और जो एक डिजिटाइजेशन पिछले जो 5 साल 10 साल में जो एक डिजिटाइजेशन करके हो रहा है हमारे देश में, उससे फाइनेंशियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बढ़ावा मिल रहा है। तो अक्रॉस द बोर्ड एक ये फाइनेंशियलाइजेशन, चाहे उसमें बैंक्स हो, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स हो, जो कंपनी ऑनलाइन बेसिस पे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स बेच रही है, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बेच रही है, माइक्रो फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी, ये सारी जो है ओवरऑल फाइनेंशियलाइजेशन के कंपोनेंट्स है। और हमारा ऐसा मानना है कि अगले 1 साल, 5 साल, 10 साल के लिए ये एक बहुत बड़ी, डाइवर्स और लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है। एक बात जो आपने कही कि लोन लेकर लोग कंजम्पशन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक जो रिस्क फैक्टर ओपन हो रहा है कि कहीं लोन लेकर शेयर मार्केट पर नहीं डाल रहे हैं। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इसमें काफ़ी एक चलन आया है कि लोग पर्सनल लोन ले रहे हैं और स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं, और वो भी ट्रेडिंग में। और वो सभी की रिपोर्ट भी है कि 90% ट्रेडर्स पैसा लूज़ करते हैं। ये कहीं जाके क्या आपको लग रहा है कि ये थोड़ा सा इक्विटी कल्ट पे थोड़ा सा नेगेटिविटी भी ला सकती है, या फिर एक छोटा सा हिस्सा है ये? हमारा ऐसा मानना है कि ये छोटा सा हिस्सा है, शायद संख्या में बड़ा हो जो लोग ऐसा कर रहे होंगे,
वो एक काफ़ी अच्छे मात्रा में हो सकती है। लेकिन जो पहले से भी है, चाहे वो आप ट्रेडिंग उसको कहे, डेरिवेटिव्स कहे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो एक लेवरेज्ड प्ले ही है। चाहे आप खुद लोन लेके निवेश कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं, या आपको जो पहले ब्रोकर आपको एक फंडिंग फैसिलिटी देते थे, या जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में भी एक इनबिल्ट लेवरेज तो है ही। तो वो एक प्रोडक्ट का प्रॉब्लम है और वो चलते आ रहा है। ऐसा नहीं है कि ये एक नया ट्रेंड है, ये चलते आ रहा है। हाँ, अगर कोई 7, 8, 9, 10% पे बोरो करके अगर समझो इन्वेस्ट कर रहे हैं हाई क्वालिटी स्टॉक्स में, या अच्छे म्यूचुअल फंड्स में, या सिप्स कर रहे हैं, या अच्छे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में पैसा डाल रहे हैं, तो वो एक वहाँ पे तो अभी तक उनके लिए एक मुनाफा का ही एक प्रोपोजिशन बना है, या एक मुनाफे का ही, अगर आप उसको सौदा बोल सके तो ये मुनाफे का ही सौदा बना है, क्योंकि रिटर्न्स जो है वो अभी तक तो हायर ही रहे हैं। मतलब अगर आपने 10% पे बोरो किया है तो अगर 12-15% का भी रिटर्न बना हो तो आपके लिए पॉजिटिव है, और लेवरेज करके तो उसका प्रभाव या इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। वीरू? ओके, नीरज जी, मेरी तरफ से भी पहले आपको धनतेरस की शुभकामनाएं। मैं आपके उस 2020 के लास्ट और 2021 के बिगिनिंग में उस व्यू की बात करना चाहूँगा पहले, जो आपने रियल स्टेट एंसिलरी को लेकर दिया था। उसमें पैसा बना, 3 वर्षों में बहुत पैसा बना। आपकी उस वक्त की कॉल और इस वक्त की कॉल के बीच में लगभग 300 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक भी हो चुका है औसतन, और अभी भी स्टॉक्स चल रहे हैं। आपका कोई व्यू यहाँ पर कि ये साइकिल अब थोड़ा सा मैच्योर होने वाली है, प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करें, आपका व्यू इस स्पेस पे? ये जो रियल एस्टेट और उसके कनेक्टेड जितने भी सारे सेक्टर्स हैं या सब सेक्टर्स हैं, उनमें अभी भी ट्रेंड अभी शुरू हुआ है, क्योंकि रियल एस्टेट का जो सेक्टर है वो तकरीबन 10 साल के एक डाउन टर्न से निकला है। 10 साल का समय जो ऐसा था जहां बिल्डर्स पे इन्वेंट्री पाइलअप हुआ, रेरा आया, उसमें काफ़ी रीएडजस्टमेंट हुआ है, और डिमांड काफ़ी वीक सी थी, इन्वेस्टमेंट डिमांड तो बिल्कुल सी नहीं थी। तो हमारा ऐसा मानना है कि एक 10 साल के मंदी से ये सेक्टर गुजर के अभी बाहर उभर के आ रहा है। तो और कोई भी जो ट्रेंड है, ये इस टाइप की जो ट्रेंड होती है वो छोटे समय में वो ट्रेंड ख़त्म नहीं होती। ये जो ट्रेंड है ये ऐसा हमारा मानना है कि अगले 5-10 साल तक चलता रहेगा, और ख़ास करके हमारी जो इकोनॉमी है और जो अभी ग्रोथ रेट्स है वो अगर बरकरार रही, जो हमारा मानना है कि ये बरकरार रहेगा, तो रियल एस्टेट सेक्टर उसका सीधा बेनिफिशियरी रहेगा। तो जो रियल एस्टेट डेवलपर्स है, होम फाइनेंस कंपनीज़ है, और जो बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज़ हैं, ओवरऑल ये जो ओवरऑल पैक है, और कुछ हद तक होम अप्लायंसेस कंपनीज़, ये जो 3 या 4 विभिन्न जो कंपोनेंट्स है रियल एस्टेट स्पेस को कनेक्टेड होके, हमारा ऐसा मानना है कि इसमें ये सेक्टर अभी भी एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड में सिर्फ एक एंटर हुआ है, और कई साल तक डिमांड मजबूत रहेगी, परफॉर्मेंस अच्छे आएंगे, और ये सेक्टर हमारा ऐसा मानना है कि बुल मार्केट में प्रवेश कर चुका है, और ये बुल मार्केट अभी तक कई सालों तक चलेगा। ओके, तो कंटिन्यू टू होल्ड। अगर आपने उस समय इन स्टॉक्स को ग्रिप किया है, इस सेक्टर में पैसा लगाया है, रियल स्टेट एंसिलरी और कुछ हद तक एचएफसीज है। अच्छा नीलेश जी, कुछ सेक्टर्स की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस या फिर एंटायर प्रेजेंस मिड कैप में ही होती है। फॉर इंस्टेंस रेलवे, फॉर इंस्टेंस अगर आप देखें तो डिफेंस कंपनियां। कोई मिड कैप की यही थीम या फिर कोई और थीम जो आपके जहन में आती है जो कि CY24 में डोमिनेट कर सकती है आपके अनुमान के मुताबिक? CY24 में अगर मिड कैप की बात करें तो अभी भी जो मैंने पहले भी बात की थी, जो फिनेंशलाइजेशन या फिनेंशियल्स जो है, तो मिड कैप बैंक्स है, मतलब मैं मिड कैप की जगह टियर 2 टियर 3 बैंक्स है, स्पेशलाइज्ड NBFCs है, ये जो एक स्पेस है उसमें अभी भी एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अगले 1 साल तक भी बरकरार रह सकती है, और ये एक हमारा व्यू बड़ा पॉजिटिव है ये सेक्टर पे लग के। दूसरा जो है ऑटो कंपोनेंट स्पेस अभी भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव है, ऑटो सेक्टर में डिमांड मजबूत है, और हमारी कई ऑटो कंपोनेंट कंपनीज़ ने काफ़ी डाइवर्सिफाई किया है, उनका इंडिविजुअल तौर पे वॉलेट पर व्हीकल बढ़ाया है, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी है, रिप्लेसमेंट मार्केट है। तो मिड कैप कंपनीज जहाँ है वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये स्पेस में। और तीसरा
जो केपेक्स को लग के जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके वैल्यूएशंस तो काफ़ी मजबूत है, लेकिन जो छोटी छोटी कंपनीज है जो अभी भी कंपोनेंट सप्लाई करते हैं, कंज्यूमेबल सप्लाई करते हैं, इक्विपमेंट सप्लाई करते हैं, वहाँ पे अभी भी अर्निंग्स ग्रोथ बहुत मजबूत रहेगा 2-3 साल तक। ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है और ख़ास करके 2024 में जनरल इलेक्शन का अगर जो हमारे नागरिकों का एक बहुत ही कंसेंसस और एक निर्णायक डिसीजन आएगा तो उसके बाद ये सेक्टर को बहुत एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के लिए तैयार हो जाएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड, चाहे हम क्रेडिट की बात करें, कंजम्पशन की बात करें, कंपोनेंट्स की बात करें, केपेक्स भी बात करें, मिड कैप स्मॉल कैप्स में ये सारे जो सेक्टर्स हैं उनके लिए बहुत ही एक पॉजिटिव साल और अगले कई साल उभर के आ सकते हैं। ओके, चलिए नीलेश जी, अब एक बड़े सेक्टर की बात करते हैं जिसको आपने काफ़ी समय से परखा है और काफ़ी मल्टीबैगर्स ढूंढे हैं आपने स्पेस में, आईटी। मिड कैप आईटी तो शानदार रहा है, लेकिन लार्ज कैप आईटी में अभी भी डिबेट है कि क्या करना है। अब आपका क्या व्यू बन रहा है यहाँ पर? लार्ज कैप के लिए चैलेंजेस रहेंगे क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का भी ट्रैक रिकॉर्ड देखें, जो 10 साल में कई टेक्नोलॉजी चेंजेस आए, डिसरप्शंस आए, डिजिटाइजेशन हुआ, शिफ्ट ऑनलाइन तक हुआ, ऐसे एनवायरनमेंट में भी इनके रुपी टर्म्स में रेवेन्यू ग्रोथ तकरीबन 10% ही रहा है। मतलब ये जो सेक्टर है वो आपके लिए डॉलर टर्म्स में भी मिड सिंगल डिजिट का ही ग्रोथ दे सकता है, 5-6-7%। और तो अपॉर्चुनिटीज़ जो है अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज में रहेंगी, जो स्पेशलाइज्ड आईटी कंपनीज, जो बड़ी आईटी कंपनीज हैं वो अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म व्यू है कि पी मल्टीपल बैंड जो है तकरीबन, अगर आप इन्फोसिस का भी देखें तो 20 और 30 पी मल्टीपल के बीच में ट्रेलिंग अर्निंग्स के बेसिस पे ये एक रेंज में रहता है। तो अगर वो लोअर एंड पे आता है तो वहाँ पे अगर आप लेके एक क्विक रिटर्न या शायद एक ट्रेडिंग काइंड ऑफ रिटर्न बन सकता है, बट इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे हिसाब से अभी भी लार्ज कैप आईटी को अवॉइड ही करना चाहिए। ओके, लार्ज कैप आईटी को अभी भी अवॉइड करना चाहिए। दूसरी स्पेस जिसने मार्केट को तंग किया हुआ है, लार्ज प्राइवेट बैंक्स। HDFC बैंक ने 3 साल से कोई रिटर्न्स नहीं दिए, ये क्यों हो रहा है आपके हिसाब से और यहाँ पर अब क्या करें? तकलीफ यहाँ पे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस का है। अगर हम कोविड के पहले का समय देखें, उसके पहले जो 3-4-5 साल जब वहाँ पे कई चैलेंजेस आए बैंकिंग सेक्टर को, और वो एक एनवायरनमेंट जो टफ और चैलेंजिंग पीरियड था, उसमें 2 या 3 प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा और शानदार प्रदर्शन करते रहे क्योंकि वो अपने एसेट क्वालिटी को लेके बहुत ही फोकस थे। HDFC बैंक, कोटक बैंक, तो वहाँ पे ये जो बैंक्स हैं उन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्मेंस किया। 2020 के बाद जब बाकी छोटी बैंक्सों ने अपने बैलेंस शीट को रिपेयर किया, जो साफ़ सफाई करनी थी एसेट क्वालिटी को लेके, प्रोविज़न करना था, वो सब कर दिया और वो ग्रोथ के लिए तैयार हो गए। तो और उनके वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव थे। तो मार्केट जो है इंक्रीमेंटल पैसा छोटी बैंक्स, टियर 2 बैंक्स, टियर 3 बैंक्स में पैसा लगा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये क्षेत्र में, ये सेक्टर में सप्लाई बहुत बढ़ गया, कई नए IPOs आए हैं, तो चॉइस एक बढ़ गई है। तो जहाँ रिलेटिव परफॉर्मेंस का था, ऑपरेशनल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बाकी सब बैंक्स का और शानदार आ रहा है। ऐसा नहीं है कि HDFC बैंक, कोटक बैंक का प्रदर्शन कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन उनका ग्रोथ है 15%, यहाँ पे ग्रोथ आ रहा है 20-25%। तो मार्केट जो है वो एक ग्रोथ का गुलाम है और मार्केट वहीं पे शिफ्ट हो रहा है। तो जब तक ये सिचुएशन रहेगा वहाँ पे अंडर परफॉर्मेंस रह सकता है। दूसरी बात कि जो FIs है इनके ये फेवरेट स्पॉट्स हैं, बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। FIs अभी बैकफुट पे है, बैक सीट ले रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि 2024 में उनका रुख बदले, खास करके अगर जनरल इलेक्शन में वो एक मन बना लेते हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बरकरार रहेगी, हमारे पास फुल मेजॉरिटी वाली सरकार बरकरार रहेगी, तब बड़ा पैसा आ सकता है। और जब वो बड़ा पैसा आएगा, वो पैसा काफ़ी हद तक बड़ी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जाएगी। तो ये 2 चीज़ है जिसकी वजह से ये जो बड़ी अच्छी बैंक्स है वो अंडर परफॉर्म कर रही है। ओके, अच्छा नीलेश जी, अगर मैं कुछ ऐसे सेक्टर्स की बात करूं जहां पर हमारे पास चॉइसेस बहुत नहीं है और वहां पे सिर्फ इक्का दुक्का कंपनियां ही पूरे सेक्टर को संभाल रही हैं। फॉर इंस्टेंस, अब इन 3 सेक्टर्स पे ध्यान दीजिएगा सर। एविएशन, इंडिगो, पूरा मार्केट शेयर उनके पास है, प्राइसिंग पावर उनके पास है। दूसरा, अगर आप देखें आपका एग्जीबिशन कंपनियों में PVR, और तीसरा एक बास्केट और रखना चाहूँगा, दैट्स एक्सचेंजेस एंड डिपॉजिटरीज। BSE को देखिए आप, MCX को देखिए आप, CDSL को देखिए। इन तीनों स्पेस में से सबसे अच्छा दाव खेलने के लिए आपको अगले 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए लगता क्या है इस वक्त? जो
एविएशन और मल्टीप्लेक्स का जो स्पेस है वो हमने तो आज तक अवॉइड ही किया है, क्योंकि ये सारे जो बिजनेसेस है वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और जो एविएशन सेक्टर है, जहाँ तक इंडिया का एक्सपीरियंस है, तो इसमें हर 2-3 साल में कोई ना कोई बैंक्रप्सी होती ही है कोई भी एयरलाइन कंपनी की। और दूसरी बात कि इनका जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस पे काफ़ी निर्भर करता है। तो हमारे लिए तो ये क्षेत्र अभी भी अवॉइड है। हाँ, अगर एविएशन सेक्टर को प्ले करना है तो जो OTA कंपनीज़ हैं, ऑनलाइन ट्रैवल एग्रीगेटर्स है, वो एक बेहतर रास्ता है एविएशन सेक्टर पे एक्सपोजर लेने का, क्योंकि वो कंपनीज़ में भले कंपटीशन है, लेकिन वहाँ पे कैपिटल की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो कैपिटल एफिशिएंट बिजनेस मॉडल से बस आपको एक अच्छे ऑपरेटर की तलाश रहनी चाहिए, अच्छे मैनेजमेंट की तलाश रहनी चाहिए। एविएशन वहाँ पे OTT का थ्रेट बरकरार रहेगा। हालांकि कंसोलिडेशन हो चुका है, तो हो सकता है कि काफ़ी जो चैलेंजेस है अभी ये इनके लिए ये चैलेंजेस आगे आके नहीं उभर पे आएगी, लेकिन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस मॉडल है और कंटेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर अच्छी मूवी आ गई तो आपकी ऑक्यूपेंसी रहेगी, अच्छी मूवी नहीं आई तो आपकी ऑक्यूपेंसी नहीं रहेगी। जो तीसरा स्पेस है, जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर का जो स्पेस है, उसमें एक्सचेंजेस है, डिपॉजिटरीज है, ये बहुत ही बढ़िया स्पेस है। ये स्पेस ऐसा है जहाँ पे जो हम कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, वो बहुत अच्छी तरह प्ले आउट होता है। जो नंबर 1 प्लेयर है, चाहे उनके साथ कुछ भी प्रॉब्लम हो, वो नंबर 1 ही रहता है। स्टिकीनेस बहुत मजबूत है। और ये सारे में अभी ऐसा लग रहा है कि MCX एक बहुत ब्यूटीफुली पोजीशन है। CDSL को आपको प्ले करने के लिए और भी कई तरह है प्ले करने को। आप ऑनलाइन ब्रोकिंग फर्म ओन कर सकते हैं, या कोई भी म्यूचुअल फंड के RTAs है, वहाँ पे भी आप प्ले कर सकते हैं। लेकिन MCX हो सकता है एक बहुत यूनिक प्ले है। पिछले 10 साल उनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहे हैं, लेकिन ऐसे लग रहा है कि कमोडिटीज़ की अभी एक शुरुआत है। खास करके अभी म्यूचुअल फंड्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, शायद और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स आते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ता है और कई अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, तो उसमें हो सकता है कि वॉल्यूम्स ये एक्सचेंज का फ्यूचर में मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए। हालांकि स्टॉक प्राइस पिछले कई महीनों में बहुत अच्छा अप्रिशिएट हुआ है, लेकिन जहां करेक्शन दिखाई दे वहां पे एक कंस्ट्रक्टिव व्यू इस पे बनाना चाहिए। ओके, अच्छा नीलेश जी, अब मैं केमिकल का जिक्र करूंगा। इसमें रोज बरोज ट्रेडर्स जो होते हैं वो शॉर्ट या फिर लॉन्ग से कुछ पैसा तो बना ही लेते हैं, बट एक जिसे कहते हैं ना एक साइकिल जो होती है जिस पे आपको बिलीव करना पड़ता है। कोविड, पोस्ट कोविड 2020, 21, 22 बहुत अच्छा गुजरा। डिमांड इनके लिए बहुत स्ट्रांग थी, प्राइसिंग पावर इनके पास थी। फिर अंतिम दौर में इन्होंने कैपेसिटी एडिशन की काफ़ी ज़्यादा। अब आपके पास प्राइसिंग पावर नहीं है, आपके पास चाइना की सप्लाई है, आपके पास यूरोप का ठंडा मार्केट है। ऐसे में आप इन प्राइसेस पर केमिकल पे क्या व्यू रखते हैं नीलेश जी इस वक्त? हमारा व्यू केमिकल पे नेगेटिव ही है। ये केमिकल का जो क्षेत्र है ये एक और कमोडिटी ही है, और वो खास करके पिछले 2-3 क्वार्टर्स में ये बहुत साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बिज़नेस में हमें निवेश बहुत बड़ा करना पड़ता है, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी सेटअप करने को, वर्किंग कैपिटल भी देनी पड़ती है, और मार्जिन्स आपके कंट्रोल में नहीं है। कहीं क्रूड ऑयल आपके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है, कहीं को चाइना में फैसिलिटीज़ रीओपन हुई तो वो आपके मार्जिन को इम्पैक्ट कर सकता है। डिमांड काफ़ी हद तक ग्लोबल ग्रोथ पे निर्भर करता है, और वैल्यूएशंस बहुत रीज़नेबल नहीं है। कई कंपनीज़ को स्पेशलिटी के नाम पे बहुत ऊंचा वैल्यूएशन दिया जाता है। तो हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक जो एक जो कहते हैं वर्स्ट इज़ नॉट येट ओवर, हमारा ऐसा मानना है कि अभी तक वर्स्ट होना बाकी है केमिकल सेक्टर में, और कुछ इंतज़ार करना चाहिए या तो प्राइजेस को अट्रैक्टिव होने में, या ये सेक्टर को एक कंसोलिडेशन फेज से गुजरने को। तो और ये समय हो सकता है 1-2 साल और लगे, वो पीरियड में बहुत अच्छे और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हो सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। ऑलराइट नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको धनतेरस और दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद अनुज, धन्यवाद। ओके, चलिए फिर वीरू आपके ऊपर टॉस कर रहा हूँ एक बार फिर, जरा थोड़ी सी मार्केट की स्पॉटिंग करिए, बताइए कहाँ इंटरेस्टिंग मूव्स आए।
थोड़ा सा स्टेबिलिटी तो आ रही है अनुज, 19,300 के आसपास, निफ्टी लगभग 19,360 के जोन में आता हुआ, और बैंक निफ्टी 43,637 डे हाई पर। याद रखिएगा बैंक निफ्टी डे हाई पर है, दैट मीन्स बैंक निफ्टी ने एक बार फिर से वीकली कॉन्ट्रैक्ट के सेकंड दिन, ये आज वीकली कॉन्ट्रैक्ट का सेकंड दिन है क्योंकि ये गुरुवार को प्रारंभ हो जाती है, डे हाई पर आता हुआ। टेक्निकली अब वो गैप जो कल की ओपनिंग और आज की, आई थिंक कल की क्लोजिंग और आज की ओपनिंग में था, वो फिल हो चुका है। स्टॉक जो कि अच्छा करते हुए उसमें अब आइडिया सबसे ऊपर है, PFC, HAL आज अच्छा मूव देता हुआ। HAL हालांकि टर्बुलेंस बहुत है, हायर लेवल्स पे 2063 पे आके ट्रेड करता हुआ, और बैकफुट पे इस वक्त मुथूट फाइनेंस, हालांकि थोड़ी सी रिकवरी है मुथूट फाइनेंस में, याद रखिएगा। और मैकडोनल्ड्स एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स लेके आइए, 1026 पर डे लो की ट्रेजेक्ट्री पे आके ट्रेड करता हुआ। नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था, गया ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री पे कल, लेकिन आज एक कंप्लीट कोलैप्स। गौरव, 1026 पे आपका प्राइस आउटलुक यूनाइटेड स्पिरिट्स पे? देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद में है, अगर आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड, लॉन्ग टर्म आपका नजरिया है तो काफी बेहतरीन लग रहा है। हमने अपने क्लाइंट्स को 750-800 पे दिलवाया है, और कोई करेक्शन अगर आता है फिर ऐड कर सकते हैं। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से मैं इसको अवॉइड करूंगा, लेकिन अगर आपका पर्सपेक्टिव एक डेढ़ साल का है तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट का रीटेस्ट था, तो वो एंगल से लग रहा है कि यहाँ पे काफी अच्छी अपसाइड आपको देखने मिल सकती है आने वाले 1 या 1.5 साल के अंदर। तो लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल बाय है। इसको आप करंट मौजूदा स्तर पर थोड़ा बाय कर सकते हैं, और अगर यहाँ से 5-6-7% करेक्शन आता है तो और ऐड कर सकते हैं। ओके, चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, और एक बार फिर से आपको धनतेरस की शुभकामनाएं।